Subscribe my YouTube channel, Engineers If you subscribe my YouTube channel, Engineers If you जय हिंद। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन के टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट नंबर ये 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पिकअप द इनकरेक्ट डेफिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ऑप्शंस में से हमको इनकरेक्ट डेफिनेशन है चूज करनी है। पहला कह रहा है रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल टू दैट ऑफ रिमोल्डेड सॉइल इज नाउन एज सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल सैंपल। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारा क्यू यू अनकन्फाइंड ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन क्यू यू यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड डिस्टर्ब या रिमोल्डेड सैंपल के अनुपात को सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही है। यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड अनडिस्टर्ब सैंपल टू दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड डिस्टर्ब सैंपल या रिमोल्डेड सैंपल, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द रोटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू स्टेबल स्टेट वाइल रिमोल्डिंग इज नाउन एज थिक्सोट्रॉफी ऑफ सॉइल। तो इसमें कह रहा है कि जब हमारी कोई सॉइल है उस पर कोई फोर्स या कोई अन्य कारणों से उसमें चेंज आ जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाती है, और या जब हमारा कोई सैंपल डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लॉस हो जाती है। और जब लॉस हो जाती है तो उसके बाद क्या करती है, सॉइल खुद ही अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना प्रारंभ करती है। तो जो स्ट्रेंथ गेन करती है या पुरानी स्थिति में आने की कोशिश करती है तो उसको उस प्रॉपर्टी को हम थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। तो ये बात भी सही है, यानी दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है द वाटर कंटेंट एट विच ए सॉइल फ्लो इज नॉन प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वाटर कंटेंट की वह मात्रा जिस पर कोई सॉइल जो है वो फ्लो करने लगे उस लिमिट को हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। तो ये हमारी बात गलत है, क्योंकि जिस पर हमारी सॉइल फ्लो होना शुरू होती है उसको हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन हमको इनकरेक्ट पूछा है तो यही बात हमारी क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लेकिन जो बात कह रहा है कि हमको इनकरेक्ट पूछा है इसलिए सी सही होगा। सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। 62 क्वेश्चन कह रहा है ए 600 mm स्क्वायर बेरिंग प्लेट सेटल्ड बाई 15 mm इन प्लेट लोड टेस्ट ऑन ए कोहेजनलेस सॉइल अंडर एन इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 0.2 न्यूटन पर रेम स्क्वायर। द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप सैलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी लोडिंग विल बी। तो हमको सेटलमेंट ऑफ द सैलो फुटिंग की ज्ञात करना है। 1 मीटर जिसका क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, 1 मीटर की जो है स्क्वायर फुटिंग दे रखी है। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है बीपी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 600 mm एंड दे रखा है कि जो सेटलमेंट यानी कि एसएफ का मान है वो दे रखा है 15 mm एंड प्रोटोटाइप फुटिंग का जो साइज है यानी कि बी ऑफ फुटिंग वो दे रखा है 1 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1000 mm। तो हमको ज्ञात करना है कि एक फॉर्मूला होता है एस एफ अपॉन सेटलमेंट ऑफ पिट इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ फुटिंग बी एफ अपॉन बी पी। मान रख देंगे तो ये हो जाएगा एस एफ हमको ज्ञात करना है अपॉन एस पी का मान जो है वो यहाँ पर ये एस पी दे रखा है ये 15 mm। एस पी का मान 15 mm दिया है तो एस पी इक्वल टू अपॉन 15 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 600। 15 चौकू 60 तो 100 अपॉन जो बी एफ एस एफ है इसका मान 25 mm आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 mm। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो जो अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आती है वो कितनी होती है। एच इक्वल टू दे रखा है, ऑप्शन पहला है पी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 - सन फाई अपॉन
1 प्लस सन फाई का होल स्क्वायर होगा, या H इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी इंटू 1 माइनस सन फाई अपॉन 1 प्लस सन फाई का होल स्क्वायर होगा, या H इक्वल टू पी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 माइनस सन फाई अपॉन 1 प्लस टेन फाई का होल स्क्वायर होगा, या H इक्वल टू पी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 माइनस टेन फाई अपॉन 1 प्लस टेन फाई का होल स्क्वायर होगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो दे रखे हैं सी और डी, ये तो गलत होंगे, उसमें 10 होता ही नहीं है। तो ऑप्शन हमको ए देखना है और बी देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है वही हमारा करेक्ट आंसर है। H इक्वल टू पी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1 माइनस के सन फाई अपॉन 1 प्लस सन फाई का होल स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फेलियर एंड द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज इक्वल टू। तो इसमें हमको थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 19 प्लस इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, बी दे रखा है 19 प्लस हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस, सी दे रखा है 45 माइनस के हाफ ऑफ द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, और डी एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री प्लस के हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द शेयरिंग रेजिस्टेंस। यानी शेयरिंग रेजिस्टेंस जो दे रखा है इसका मान होता है फाई। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा लास्ट हो जाएगा, कि जो थीटा इक्वल टू होता है हमारा 45 प्लस के 5/2। तो यही बात कह रहा है कि 45 प्लस के हाफ ऑफ द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। जो थीटा इक्वल टू होता है वो 45 प्लस के 5/2 होता है। 65 क्वेश्चन कह रहा है इन एक्टिव स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इन ए नॉन कोएजिव सॉइल विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्टिव स्टेट की प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नॉन कोहेसिव सॉइल होती है या जो सैंड होती है हमारी, उसमें जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस है हमारी वो कैसी होगी। तो उस पर जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगे वो उनकी कंडीशन क्या होगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज हॉरिजॉन्टल, बी है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज वर्टिकल, और सी है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज वर्टिकल, डी है माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वली इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज वर्टिकल। जो एक्टिव स्टेट होती है प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की, उसमें जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस है वो हमारी, उस पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान जो है वो वर्टिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 66 है रेजिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय। जो रेजिडुअल सॉइल है वो किसके द्वारा फॉर्म होती है, किससे बनती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ग्लेशियर द्वारा होगी, ऑप्शन बी दे रखा है विंड द्वारा होगी, या ऑप्शन सी दे रखा है वाटर द्वारा, या ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो लास्ट हो जाएगा नन ऑफ द एबव, कि जो रेजिडुअल सॉइल है वो हमारी चट्टानों के विघटन के द्वारा होती है, रॉक्स के विघटन के द्वारा बनती है हमारी रेजिडुअल सॉइल। तो इसमें रॉक्स का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है वो डी सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। और जो वाटर होती है इससे जो सॉइल फॉर्म होती है उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, और विंड के द्वारा लुइस सॉइल होती है, और ग्लेशियर के द्वारा जो है वो हमारी ड्रिफ्ट सॉइल होती है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है ए सॉइल नॉट फुली कंसोलिडेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग ओवर बर्डन प्रेशर इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि सॉइल है उस पर क्या है कि पास्ट में कोई प्रेशर रहा हो वो कम है, यानी कि अंडर कंसोलिडेटेड है, यानी कि पूर्ण रूप से कंसोलिडेटेड नहीं हुई है, या पूर्ण कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, फुल कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में उस प्रकार की जो सॉइल है या क्ले है उसको क्या कहा जाएगा। तो उस प्रकार की उस क्ले को नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, कि जब किसी सॉइल पर पूर्व में या पास्ट में जो लोड है वो कम रहा हो और प्रेजेंट में ज़्यादा हो, तो इस प्रकार की जो सॉइल होती है उसको एनसीसी या एनसीएस कहते हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले या नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला ही वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होती है वो वह सॉइल होती है जिसमें पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा हो या फुली कंसोलिडेटेड रही हो, उस प्रकार की जो सॉइल है या क्ले है वो हमारी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले या सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला कह रहा है कि आइलाइड बॉन्ड इज वीकर देन काइलाइड बॉन्ड। सेकंड कह रहा है आइलाइड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन मोनोलाइट बॉन्ड।
और सी कह रहा है आईलाइट डज नॉट स्वेल देन वेट, या ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें जो ऑप्शन पहला कह रहा है वो कह रहा है आईलाइट बॉन्ड इज वीकर देन काइलाइट बॉन्ड। तो जो आईलाइट बॉन्ड होता है वो हमारा काइलर बॉन्ड से कमजोर होता है, तो ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है आईलाइट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मोंटमोरोलाइट बॉन्ड। तो जो मोंटमोरोलाइट बॉन्ड होता है वो सबसे कमजोर होता है, तो आईलाइट इससे स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बात सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा देखा आईलाइट डज नॉट स्वेल व्हेन वेट, तो ये भी बात सही है। जो हमारा मोंटमोरोलाइट होता है वो सबसे ज़्यादा स्वेल होता है जब वो पानी के संपर्क में आता है या फिर उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, तो मोंटमोरोलाइट जो है वो स्वेल करेगा। और आईलाइट और काइलनाइट है, इनकी जो श्रिंकेज होता है या स्वेलिंग होती है वो बहुत कम होती है या फिर नगण्य होती है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, सभी जो ऑप्शन है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ CV इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, T इज द टाइम एंड D इज ड्रेनेज पाथ ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, द टाइम फैक्टर टीवी इज गिवन बाय। यानी टीवी का फॉर्मूला हमको पूछा है, टीवी इक्वल टू क्या होता है। तो पहला दे रखा है टीवी इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन सी वी इंटू टी, या टीवी इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू अपॉन डी स्क्वायर इंटू सी वी, या सी दे रखा है टीवी इक्वल टू सी क्यू अपॉन डी स्क्वायर टी, या लास्ट ऑप्शन दे रखा है टीवी इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन है लास्ट में थोड़ा एरर है, ये ओनली ऑन डी स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है टी वी इक्वल टू वो होता है हमारा सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। तो जो ऑप्शन नंबर लास्ट सही हो जाएगा, एरर है थोड़ा इसमें, सी वी इक्वल टू टी वी इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है लास्ट सही होगा। जब सिंगल पाथ होगा तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, अगर ये डबल पाथ हो तो जो डी है ये डी इक्वल टू हो जाता है हमारा डी बाई टू, ये मान रख देंगे तो ये हमारा आ जाता है डबल पाथ के लिए हो जाता है 4 सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल, क्या ये सही होगा। ऑप्शन बी दे रखा है फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। ऑप्शन सी दे रखा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्ज्ड इन वाटर, या ऑप्शन डी दे रखा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्ज्ड इन वाटर। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा लास्ट सही हो जाएगा कि जब हम किसी सॉइल को वाटर में पानी में सबमर्ज करते हैं तो उसका यूनिट वेट है वो डिक्रीज होता है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्ज्ड इन वाटर, ये लास्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन, जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन पहला दे रखा है साइज ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन बी दे रखा है शेप ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन सी दे रखा है कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, या डी दे रखा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा लास्ट ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की हमारी वो साइज ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करती है, शेप ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करती है, और कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी यानी कि गामा डी, बल्क डेंसिटी गामा एंड वाटर कंटेंट डब्ल्यू एच। डब्ल्यू गामा और गामा डी के बीच में रिलेशन बताना है, तो ऑप्शन पहला दे रखा है गामा इक्वल टू गामा डी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू होगा क्या, या गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू होगा, या डब्ल्यू इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस गामा डी होगा, या डब्ल्यू इक्वल टू गामा अपॉन 1 माइनस के गामा डी होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि गामा डी इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा गामा अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो हमारा राइट आंसर है, गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस के डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि पिकअप करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है द बॉयड रेशियो इन सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यानी कि पहला दे रखा है बॉयड रेशियो का फॉर्मूला हमको बता रहा है कि ई इक्वल टू हमारा जो है वो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि वी बी अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि VS। क्या ये सही होगा? ऑप्शन बी दे रखा है द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉयल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सॉयल, यानी कि जो बल्क डेंसिटी है वो हमारी एज ए यूनिट वेट ऑफ सॉयल के बराबर होगी। क्या ये सही होगा? ऑप्शन सी दे रखा है द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉयल इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल। क्या ये सही होगी? गामा डी इक्वल टू जो है हमारा वेट ऑफ सॉलिड यानी कि WS अपॉन टोटल वॉल्यूम B होगा। क्या ये सही होगी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर लास्ट दे रखा है वो दे रखा है ऑल ऑफ दी एबव, या ये सभी बात सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा लास्ट ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव की, यानी कि जो तीनों जो बातें कही गई हैं वो सही हैं। ई का फॉर्मूला यही होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और गामा डी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इफ वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल इज। इसमें कह रहा है कि यदि हमारी कोई सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड है और वाटर कंटेंट का मान 100% है, तो जो हमारी वॉइड रेशियो है उसका मान क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है SE=WG। तो इसमें S का मान 1 दे रखा है, E हमको ज्ञात करना है, और W का मान 100% दे रखा है यानी कि 1 × G। तो हम देख सकते हैं कि E का मान जो है वो G के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल, यानी कि जब हमारी कोई सॉयल है वो फुली सैचुरेटेड होगी और वाटर कंटेंट का मान जो है वो 100% होगा, तो जो वॉइड रेशियो है सैंपल के वो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सेकंड सही आंसर हो जाएगा, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इफ़ वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल इज 40%, G इज 2.7 एंड वॉइड रेशियो इज 1.35, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। S का मान हमको पूछ रहा है क्या होगा जब वाटर कंटेंट W का मान दे रखा है 40%, जिसको हम 0.4 लिख सकते हैं, एंड G का मान दिया ही है 2.7, और कह रहा है कि वॉइड रेशियो यानी कि E का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 1.35। सेम फॉर्मूला है ऊपर वाला, SE=WG। वैल्यू रखेंगे, S हमको ज्ञात करनी है, W का मान दे रखा है 0.4 इंटू G का मान दे रखा है 2.7, G का मान 2.7 अपॉन E का मान 1.35। सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 0.8। इसको लिख सकते हैं हम 80%। जो S की वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 80%। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है इफ़ दी बैकफिल इज हैविंग ए यूनिफॉर्म सरचार्ज ऑफ इंटेंसिटी Q पर यूनिट एरिया देन लेटरल प्रेशर विल बी। हमको कह रहा है कि यदि किसी सॉइल पर जो कोई इंटेंसिटी Q का क्या है सरचार्ज लगा हुआ है या लोड लगा हुआ है, तो हमको लेटरल प्रेशर बताना है कि लेटरल प्रेशर जो है वो हमारा कितने के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है Q टाइम द लेटरल प्रेशर विद इन द सरफेस, या B दे रखा है 1/Q टाइम द लेटरल प्रेशर विद इन द सरफेस, या C दे रखा है इक्वल टू फिल ऑफ हाइट Z इक्वल टू Q/R वेयर R इज द डेंसिटी ऑफ द बैकफिल। तो इसका जो ऑप्शन है वो C सही हो जाएगा, इक्वल टू ए फिल ऑफ हाइट Z इक्वल टू Q/R, यानी कि Z डेप्थ पर जो लेटरल प्रेशर होगा वो हमारा Q/R होगा, जहाँ पर R जो है वो डेंसिटी है हमारी बैकफिल की। तो ऑप्शन नंबर जो है वो C करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ क्ले इज यूजली। तो जो क्ले का जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसका मान बहुत कम होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 to 20%, यानी कि जो इंटरनल फ्रिक्शन है क्ले का वो हम 5 से 20 अंश तक लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ़ द साइज ऑफ पार्टिकल इज। जो स्टोक्स लॉ है वो कितने साइज तक के पार्टिकल के लिए वैलिड होता है? ऑप्शन ए दे रखा है लेसर देन 0.0002 mm, या ऑप्शन बी दे रखा है ग्रेटर देन 0.2 mm, या ऑप्शन सी दे रखा है बिटवीन
2 and 0.002 mm या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिटवीन 2 mm एंड 0.002 mm। तो सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जो स्टोक्स लॉ है वो हमारा 0.2 mm से 0.2 माइक्रोन तक के पार्टिकल साइज के लिए वैलिड होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है वैन स्ट्रेस डिक्रीज वर्ड रेशियो डिक्रीज, क्या ये बात सही है? बी ऑप्शन दे रखा है वैन स्ट्रेस डिक्रीज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिक्रीज, क्या ये सही है? ऑप्शन सी दे रखा है वैन स्ट्रेस डिक्रीज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज डिक्रीज, या डी दे रखा है वैन स्ट्रेस डिक्रीज वर्ड रेशियो कोएफिशिएंट एंड परमेबिलिटी एंड वॉल्यूम चेंज डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो लास्ट सही हो जाएगा, वैन स्ट्रेस डिक्रीज वर्ड रेशियो कोएफिशिएंट परमेबिलिटी एंड वॉल्यूम चेंज डिक्रीज। यह सारे जो हैं वो कम होंगे जब हमारा स्ट्रेस क्या है, डिक्रीज होगा। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसमें कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू प्लेट लोड टेस्ट, यानी प्लेट लोड टेस्ट के लिए हमको बताना है कि निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन हैं वो सही हैं। पहला दे रखा है विथ ऑफ द टेस्ट फॉर प्लेट लोड टेस्ट इज मेड 5 टाइम द विथ ऑफ द प्लेट, यानी कि जो पिट का जो ब्रेथ है वो हमारी BF इक्वल टू 5 टाइम ऑफ BP होता है, क्या ये बात सही है? दूसरा देख लेते हैं, वो कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द टेस्ट पिट इज होल इज डग आउट हुज साइज इज केप्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द टेस्ट प्लेट, यानी कि जो हम पिट खोदते हैं उसके सेंटर पर हम गड्ढा करते हैं सेटलमेंट के लिए, टेस्ट के लिए, और वो सेंटर पर जो साइज रहता है इसका वो हमारी BP यानी कि ब्रेथ ऑफ प्लेट के बराबर रहेगा पिट का साइज। ऑप्शन सी देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है बॉटम लेवल ऑफ द होल डग एट द सेंटर ऑफ द टेस्ट पिट इज केप्ट एट द लेवल ऑफ द एक्चुअल फॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कि जो हम गड्ढा खोदेंगे, जो पिट खोदेंगे, वो हम अपने फाउंडेशन की सेंटर पर खोदते हैं। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? और लास्ट दे रखा है ऑल ऑफ द एबव, क्या ये सभी ऑप्शन सही हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो लास्ट ही सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो सभी बातें जो कही गई हैं वो सही हैं। यानी कि जो ब्रेथ हम फाउंडेशन की लेते हैं वो कम से कम 5 टाइम ऑफ द पिट होना चाहिए, जो गड्ढा या प्लेट का जो साइज है उसके 5 गुने के बराबर होनी चाहिए हमारी फाउंडेशन की ब्रेथ। और बी ऑप्शन है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो जो पिट खोदते हैं, जो गड्ढा खोदते हैं, वो हमारा उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमारी ब्रेथ की जो टेस्ट प्लेट है उसके बराबर होनी चाहिए। टेस्ट प्लेट है उसके बराबर होना चाहिए जो गड्ढा खोदा जा रहा है। और सी जो दे रखा है वो कह रहा है कि जो सेंटर में खोदना चाहिए, जो गड्ढा है वो हमारा फाउंडेशन की सेंटर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सभी ऑप्शन है वो सही हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर मैक्सिमम। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स। जय हिंद।